Assalamualaikum friends. Story स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल। और अब हम चल रहे हैं अपनी स्टोरी की जानिब। जुनून इश्क पार्ट नंबर 41। अहमद बिलाल को धमकी दे रहा होता है, तुमने मेरे घर में आके इतना सब कुछ किया और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ज़िंदा जाने दे सकता हूँ। अहमद बिलाल को पीछे मुड़कर एक बार देखता है और कहता है, भाई 10 सेकंड में तेरे मोबाइल पर एक पिक्चर आएगी, उसके बाद एक मैसेज, चेक कर लेना। 10, 9। जैसे अहमद अपनी एक की गिनती पर पहुंचता है उल्टी गिनती में, तब तक बिलाल के फ़ोन में एक पिक्चर आ जाती है, जिसको देखकर बिलाल के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। उसके बाद उसको एक मैसेज आता है, जिसके बाद वो अहमद के पाँव पे गिरकर माफ़िया मांग रहा होता है। पता चला मिस्टर बिलाल, जब अपने पे आती है तो कैसी लगती है। तो मेरी वाइफ का हाथ पकड़कर उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। भाई भाई मुझे माफ़ कर दे, अब भाई हूँ मैं तेरा, अपने पर पड़ी तो भाई हूँ मैं तेरा। तो अपनी ये तो यार तो उसे बहर कहता था, तो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो इरफा कौन है? वो मेरी ज़िंदगी है। तुमने उस पर गंदी नज़र रखकर ये साबित कर दिया कि तुम किस औकात की लायक हो। मुझे तुमने इसी हाथों से मेरी इरफा को हाथ लगाया था ना यार, उसने तो थप्पड़ भी मार दिया सबके सामने मुझे। तेरे ये हाथ ही जला दूंगा मैं। मेरे हाथ जलाने से बेहतर नहीं तो उसका ही हाथ जला दे। मैं अपनी इरफा को कुछ नहीं कह सकता क्योंकि प्यार करता हूँ मैं उससे। उसने मुझे कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं दी है। और तुमने अच्छा जनाब, वाह। जब इरफा को तेरे सच का पता चलेगा ना, वो तुझे छोड़कर चली जाएगी। अहमद ये बात जब ये सुनता है तो अहमद को बहुत गुस्सा आता है और अहमद उसके हाथ पर चाकू चला देता है। उसके पास कुछ फ्रूट्स पड़े होते हैं, वही टेबल पर चाकू भी पड़ा होता है और उसके हाथों पे कट्स लगाया जा रहा होता है। उसका एक हाथ में ऐसे कट लगा के इसका भाई जब ये दूसरा हाथ ठीक हो जाएगा ना, तो फिर दूसरे तेरे ये लेफ़्ट वाले हाथ को भी इस तरह से कट लगा दूँगा मैं। उधर इरफा जब रोड में जा रही होती है, वो सोचती काफ़ी देर हो गई है, चलो मैं रोड से धीरे चली जाती हूँ, पर उसकी भी उसे रोक रही होती है कि बेटा अब नहीं जाओ, पता नहीं क्या होगा। इरफा जब जूस तेरी जा ही रही होती तो इरफा बस ये सोचती है कि भाई तो मुझे इस तरह मार नहीं सकता। इरफा जब दरवाज़ा खटखटाती है, कॉट अरे इरफा हूँ मैं, आपके लिए जूस लाई हूँ, आप यहाँ क्यों आइए, आप अम्मी वालों के साथ ही बैठी रहिए। पर अहमद उससे जूस लेकर वही टेबल पर रख देता है। इरफा के सामने उसके चेहरे पर दरवाज़ा बंद कर देता है और अहमद इरफा इरफा पर इरफा जब जाती है और बिलाल के मुँह से इरफा का नाम सुनता है, अहमद तो वो पागलों की तरह उसे पीटना शुरू कर देता है। इरफा को जब आवाज़ आती है कि कोई दर्द से चीख रहा है, तो इरफा दरवाज़ा खटखटाने लगती है और अहमद के लाख बार मना करने पर भी वो बहुत मुश्किल से रूम में जब आती है और वो बिलाल की हालत देखकर बहुत ज़्यादा काँप जाती है। बिलाल की पूरा चेहरा सूज चुका होता है, उसके हाथों से खून बह रहा होता है। इरफा बिलाल को उठाने की कोशिश करती है और उसे उठा के बेड पे बिठा देती है और उसके हाथों पर बैंडेज करने लगती है। और बिलाल वहाँ माफ़ी मांग रहा होता है, भाभी आप मुझे माफ़ कर दें, मैं इस लायक नहीं कि आप मेरी बैंडेज करें। कोई बात नहीं। इरफा जब बिलाल की पट्टियाँ कर चुकी होती है, तो वो अहमद का हाथ पकड़कर उसे बाहर लाकर गार्डन में ले आती है। अहमद तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुमने उसकी पट्टी क्योंकि तुमने उसकी पट्टी उस जैसे खली से इंसान को हाथ लगाने की ज़रूरत क्या थी तुम्हें? अहमद तुम्हें उससे इतनी तकलीफ थी ना, उसे रिश्ता क्यों नहीं तोड़ दिया, निकाल क्यों नहीं दिया उसे घर से? मैंने तो नहीं बुलाया था, मैं तो तुम्हारे रिश्तेदारों को नहीं जानती कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और क्या नहीं। इरफा तुम्हें पता है वो तुम पर कितनी घटिया इंसान वो। अहमद तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहिए, प्लीज़ खामोश हो जाओ। अहमद बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और अब वो इरफा को भी गुस्सा दिखाने ही वाला होता है। तब इरफा उसका हाथ पकड़ के उसे ये कहने लगी थी कि अहमद प्लीज़, मैं मज़ीद कुछ सुनना नहीं चाहती, मैं बहुत अंदर से पहले ही टूटी हुई, मुझ पर एक एहसान करो, बस मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं मैं मज़ीद इन हालातों का सामना नहीं कर सकती, प्लीज़ अहमद मुझ पर एक एहसान करो। मुझे याद नहीं रहना मुझे यहाँ, मुझे यहाँ से कहीं दूर जाना है ताकि मैं ये चीज़ें
कब से कब कुछ वक्त तो मुझे जब मैं ये सारी चीज़ों से बाहर निकल पाऊँ, क्योंकि इरफा को मेंटली ट्रॉमा हो रहा होता है, वो ये सारी चीज़ें एक साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है। इरफा तो कहीं नहीं जा सकती, प्लीज़। अगर सही वक्त आ जाएगा ना, मैं तुम्हें खुद ही कहीं ले जाऊँगा घूमने के लिए। अहमद, वो सही वक्त जब आएगा ना, तब शायद मैं ही ना बचूँ। इरफा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ इतना। अहमद, प्लीज़ बस करो ये चीज़ें। उधर तूने बिलाल को इतना मारा है, आप जनाब से सीधा तुम और तू पर पहुँच गई हो इरफा। तो क्या करूँ मैं यार, क्या करूँ? मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती, कहीं और जा नहीं सकती। तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे जीने ही नहीं दे रही हो इरफा। कि जब ये बात अहमद होता है कि वो उसके साथ जीना चाहती है, लेकिन वो जी नहीं सकती उसके साथ, उसे उसके साथ घुटन महसूस हो रही है। अहमद अपने आप को देखकर कहने लगता है कि इरफा, आई एम रियली सॉरी। मैंने समझा कि तुम मैं क्या, मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर जाने की सोच रही हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ इतना रूडली बिहेव किया। अहमद, तुम पागल हो गया? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जा सकती हूँ? मेरी अम्मी मुझे ऐसा करने देगी? क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हो यार? क्यों नहीं जी सकते मेरे साथ नॉर्मल ज़िंदगी? अहमद रोकर इरफा के गले लग के कहता है कि यार, मैंने पूरी ज़िंदगी कभी किसी की मोहब्बत और अपने लिए इतनी फ़िक्र नहीं देखी। मैं ऐसा ही हूँ क्योंकि मेरे साथ कभी किसी ने अच्छा किया ही नहीं, किसी ने मुझे अपना समझा ही नहीं, किसी ने मुझे प्यार से कभी कुछ समझाया ही नहीं। कोई भी गलती हो जाती मुझसे तो सब मुझे मारना शुरू कर देते थे। तुम्हें पता है वो जो बिलाल जिसको आज मैंने मारा है, बचपन में जब गलती से उसके होमवर्क पे मेरे से इंक पॉट गिर गई थी, तो पता है क्या हुआ था? उसके डैड ने मुझे, चाचू ने इतना मारा था कि मेरा हाथ ही तोड़ दिया था। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? तुम्हें हॉस्पिटल की वो बिल्स तक दिखा सकता हूँ जो मेरा इलाज किया गया था। देखो इरफा, तुम्हें मेरे हाथ में वो चोट का निशान अब भी दिखेगा। जब इरफा गौर से अहमद का वो हाथ देखती है तो इरफा बहुत दंग रह जाती है। तुम्हें तुम्हारे चाचू ने इतना मारा था? हाँ, क्योंकि मेरी दादी ने मुझे अच्छा ही सिखाने के लिए चाचू के घर भेजा था। मैं स्टडी कर रहा था, गलती से मुझे छींक आई और मेरे हाथों से एक पॉट गिर गया था। और जैसे ही एक पॉट की उसके होमवर्क पे गिरी, जो कि अनजाने में हुआ था, मैंने बहुत माफ़िया मांगी। मैंने कहा उसका सारा होमवर्क मैं कर दूँगा, मुझे मत मारो। जिस हाथ से मैं लाइट लिखता था ना, वही हाथ तोड़ दिया था चाचा ने मेरा। मैंने कैसे वो दिन गुजारे थे, उस टूटे हुए हाथ से कितनी मुश्किल से मुझे अपना एग्जाम दिया था इरफा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इरफा अहमद के जब उस चोट को देखती है कि उसकी हवा हाथों पे वो पुरानी चोट, वो ज़ख़म अब भी मौजूद थे, तो इरफा बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है। तुम क्यों रो रही हो इरफा? इरफा अहमद को गले लगा के कहती है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है अहमद, और मैं तुम्हारे साथ मज़ीद कुछ बुरा नहीं होने दूँगी। तुम्हें मेरी ज़िंदगी में अपरायत नहीं देखी रहा, कोई बात नहीं। तुम्हें अब कभी भी कोई शिकायत नहीं पहुँचेगी मुझसे, मैं कहीं नहीं जा रही। तुम चुप कर जाओ बस। इरफा अहमद को चुप करवाते करवाते खुद रो रही होती। इतने में जब उसकी अम्मी आती है तो कहते हैं, बेटा सब ठीक तो है ना? हाँ अम्मी ठीक। आप यहाँ रो क्यों रहे हो? अम्मी बस वो अहमद की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो कुछ लो फील कर रहे। तो बेटा तुम्हें तो रूम में ले जाना चाहिए था ना। अम्मी वो रूम में आराम कर रहे थे, फिर फिलहाल वाला ये सीन हो गया। पता नहीं बेटा क्या से क्या हो रहा है। बुआ जी इरफा से मुखातिब होकर कहती है कि बेटा मैं तो घर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे घर से कॉल आया, मुझे घर जाना पड़ेगा। और नुमान यहाँ हो कि आप मैं उसे वापस ले जाऊँ? आप एक काम कीजिए ना, आप फ़िर नुमान भले चले जाइए, और अभी तुम्हारी लोग भी तो चले गए हैं, शाम का वक्त हो गया है। बेटा तुम्हारे बाबा भी इंतज़ार कर रहे होंगे ना, उनको काम था, वो तो आए नहीं थे। वो मैं जाऊँ बेटा? हाँ अभी बेटा, अब तुम भी हो जो इस घर को संभाल सकती हो, प्लीज़ इतना मत रो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। इरफा अपनी अम्मी की तसल्लियाँ भरी बातें सुनकर खुद को कुछ मुतमईन करने की कोशिश करती है, जिसमें वो बहुत ज़ोरों से नाकाम जाती है। इरफा यही नहीं समझ पा रही होती कि अहमद के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता था कोई। अहमद इतना भी बुरा इंसान नहीं था। कहीं ना कहीं इरफा अहमद पे गुजरे हुए इतनी ज़्यादा बर्बरियत और जुल्म देखकर इरफा का दिल भी पिघल रहा होता है अहमद के लिए, और वो नहीं चाहती कि उसकी ज़ात की वजह से किसी को हर्ट हो, क्योंकि इरफा
एक साफ दिल की चाह होती है। इरफा आधा सर जाती और आधा नहीं। इरफा तुम तुम कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना। देखो इरफत, मैंने तुम्हें कहा था किचन में, यही कहा था ना कि इस रिश्ते को मैं पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगी। मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। जब तक मुझ में हिम्मत है मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और मैं तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में सब सच जानना चाहती हूँ। इरफा ये बोल ही रही होती तब तक मुलाजिम उन्हें बुलाने आते हैं कि आपके अब्बू ना, उनकी उनको क्या, उनको भूख लगी है और वो आपको बुला भी रहे हैं। उन्हें कुछ वसीयत बनाई है, वो आपको बुला रहे हैं। हम खाना लगाए कि नहीं लगाए। हम जब उन्हें कहा कि वो 15 मिनट में कुछ खाएंगे, उसके बाद दवाई खाएंगे, लेकिन आपको उन्होंने बुलाया है कुछ डॉक्यूमेंट से उस पर सिग्नेचर करनी है और वकील को भी कॉल करके बुलाना है।